अब देखो मेरी बात समझो। अगर अपन बात कर रहे थे जब मेरा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव था, तो उस केस में मेरे पास वोल्टेज था V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट मेरे पास आया था वो आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है बिटवीन V एंड I इज जीरो। क्यों? क्योंकि V और I के बीच में कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ में चल रहे, दोनों साइन के फंक्शन है। अगर मैं इन दोनों को फेजर डायग्राम से बना रहा था तो मेरे पास ऐसा हो रहा था, अगर मैं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t, अगर मैं v को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास I भी ऐसा ही रिप्रेजेंट हो रहा था। अब यहाँ पर देखो, दूसरी चीज ये थी मेरे पास कि v नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर था। आर यहाँ पर रेजिस्टेंस था। क्लियर है इतना? ये मेरे पास ये ओमेगा एंगल एंगल जो हो रहा था वो ओमेगा टी हो रहा था, ये हो रहा था एट टाइम टी। अगर मैं टाइम जीरो लेके चलूंगा तो मेरे पास ऐसा ही हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में होंगे। दूसरे केस पे चलता हूँ। जब मेरे पास था प्योरली कैपेसिटिव, तो इसके अंदर केवल एक कैपेसिटर लगा हुआ था मेरे पास, और एक सोर्स लगा हुआ था वोल्टेज का V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका कैपेसिटेंस C था। अगर अपन किसी भी इंस्टेंट पे I करंट की बात कर रहे थे तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू बन रहा था मेरे पास, सॉरी प्लस पाई बाय टू बन रहा था। और आई नॉट जो आ रहा था मेरे पास उसकी वैल्यू कितनी थी, ओमेगा सी इंटू वी नॉट। तो मैं बोल सकता हूँ वी नॉट की वैल्यू थी सर 1/ओमेगा सी इंटू आई नॉट। अब मेरे को बचपन में ओम्स लॉ से ये बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब जो काम यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस कर रहा था वही काम यहाँ पर 1/ओमेगा सी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वी नॉट इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी इंटू आई नॉट। कुछ इस तरह से बन रहा है। ये आया क्या समझ में बच्चों? अभी अपन ये मान के चलेंगे यहाँ पर आइडियल केसेस की कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का रेजिस्टेंस इज जीरो। क्लियर है बच्चों? बोलो यार, सब जने बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा मुझको। मेल खुला हुआ है, इस पे मेल खुल जाएगा।
चलो भाई, अब तुम्हारे पास ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर रजिस्टर की जगह पे 1/ओमेगा c काम करता है, तो मैं उसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे पास प्योरली कैपेसिटिव के केस में वी नॉट हो जाता है एक्स सी इंटू आई नॉट। फिर नेक्स्ट चीज मेरे पास जो आती है वो आता था अच्छा, इसके अंदर एक और चीज का ध्यान रखना। इसमें ऐसा हो रहा था कि मेरे पास जो यहाँ पर देखोगे, तो तुम्हारे पास जो करंट है वो लीड कर रहा है, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है। तो अगर तुमने बोला कि किसी भी इंस्टेंट पे सर करंट वोल्टेज को अपन इससे बनाए वी से, तो करंट मेरे पास ऐसा बनेगा, वो लीड करेगा। या अपन बोले कि किसी भी इंस्टेंट पे सर अगर आप वोल्टेज को इससे बनाते हो, तो आपका जो करंट होगा वो इससे बन जाएगा। मैंने बोला अगर मैं इसी के बदले ऐसा कर दूं कि मैं वोल्टेज को इधर बना दूं तो नीचे, तो आपका जो करंट होगा वो ऐसा हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री ऊपर रहेगा करंट। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में अपने पास क्या था, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आया था। यहाँ पर मेरे पास रिलेशन क्या आया था, V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ओमेगा एल। तो मेरे पास यहाँ पर जो ये ओमेगा एल होता है, ये इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिसको अपन एक्सएल से डिनोट करते हैं। अब इससे अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ऐसा हो गया कि अगर किसी भी इंस्टेंट पे मैं बोलता हूँ कि करंट ऐसा है, तो वोल्टेज उसमें लीड करेगा, है ना। वोल्ट करंट देखोगे तो 90 डिग्री लैग करता है, वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है इसमें। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब अपने पास कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम बात करते हो कि सीरीज में अपने पास सर कॉम्बिनेशन है, एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है, और अपन ने यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा दिया, इसका इंडक्टेंस एल, रेजिस्टेंस आर। तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इधर इंडक्टर के अबाउट होगा, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टर के अबाउट भी होगा। इंडक्टर के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया उसको वीएल से डिनोट कर देता हूँ, रजिस्टर के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया उसको वीआर से डिनोट कर देता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ी सी दुनिया अतरंगी हो गई, ठीक है। रजिस- अब अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास इंडक्टर जो हो गया उसके पोटेंशियल डिफरेंस वीएल हो गया, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीआर हो गया। अब देखो मेरी बात समझो, अगर तुम इसके अंदर देखोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या होता है कि करंट मेरे पास कुछ फ्लो होगा इस पूरे सर्किट के अंदर। मैं बोल देता हूँ लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज आई। तो हमारे पास इसमें से भी आई करंट फ्लो होगा और इसमें से भी आई करंट फ्लो होगा, क्योंकि दोनों काय में है, सीरीज में। तो पर्टिकुलर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जितना चार्ज इसमें से जाएगा उतना ही चार्ज इसमें से भी जाएगा। अब अगर अपन बात करें कि हम समझें इसको कि फेजर के हिसाब से, तो अगर मैंने बोला कि मैं करंट को इससे डिनोट करता हूँ आई से, तो जो रेजिस्टर होगा वो किधर होगा, तो अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वो है करंट की जो डायरेक्शन है, वो दोनों सेम होगी ना, क्योंकि फेज डिफरेंस तो कुछ भी नहीं होगा। तो वीआर भी ऐसा हो जाएगा। पर अगर वीएल को देखेंगे तो वीएल क्या होगा, वीएल और आई सेम डायरेक्शन में होंगे क्या? वीएल और आई सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे।
अरे तेरे को कुछ व्हाट्सएप आया, देख ले यार, व्हाट्सएप देख ले। तो अब अपने पास क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो लीड करता है 90 डिग्री से। तो मेरे पास ये हो गया कि सर अगर अपन इस पूरे सर्किट को समझे तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ऐसा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रजिस्टर ऐसा है। अब अगर अपन इसको क्या करेंगे, इसको अगर अपन कनेक्ट करके देखें तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से मिल रहा है, ये बैटरी के अबाउट जो वोल्टेज है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो डायगोनल होगा ये V को दे देगा, क्योंकि VR ऐसा है, V ऐसा है, VL। तो ये जो डायगोनल होगा इट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जो ऐसे वेक्टर्स चलते हैं ना वैसी कहानी चलेगी। ठीक है। तो अब अपन ने बोला कि सर इसका मतलब कि नेट पोटेंशियल क्या है, तो मैंने बोला नेट पोटेंशियल जो है वो तो V है। पर मैं डायरेक्टली VR प्लस VL नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि VR प्लस VL जैसे अपन पहले अपने सीरीज को पैरेलल होता था किसके अंदर, जब बैटरी लगी होती थी, तब बैटरी लगी होती थी, करंट की डायरेक्शन सेम होती थी, तो अपन VR VL कर देते थे। मतलब जो दो वोल्टेज होते थे उनको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट यहाँ पर दोनों वोल्टेज के अंदर मुझे फेज भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि करंट आई है, तो करंट आई को अगर मैं आई नॉट साइन ओमेगा टी मान लूँ, तो मुझे पता है कि वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर होता है वो कितने डिग्री से लीड करता है, 90। तो वो हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू V इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। 90 डिग्री से लीड कर रहा है ना। और जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वो तो V कॉस ओमेगा ओ साइन ओमेगा टी ही रहेगा, क्योंकि रजिस्टर के अबाउट जो वोल्टेज होता है वो किससा होता है, वो ऐसा होता है कि सर वो इसी की डायरेक्शन में चलता जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इससे अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे मेरे पास ये आ जाएगा कि सर आपके पास ये हो गया कि VL की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है V नॉट साइन ओमेगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये कॉस ओमेगा टी और ये VR की वैल्यू हो गई V नॉट साइन ओमेगा टी। स्क्वायरिंग और एडिंग करके देख लो, तो VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर V नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इससे इक्वेशन बन जाएगी। तो इसीलिए V नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आया समझ में बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, जब एक चीज बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज में क्या चेंज आ रहा है। देखा बच्चों।
क्लियर है बच्चों? चलो अब अगर अपन इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास है रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। चलो इसमें एक चीज और देख लो। देखो तुम्हारे पास इतना हुआ, अब ये जो VL है हमारे पास, VL की वैल्यू कितनी होगी? VL हो जाएगा I नॉट इंटू एक्सएल। VR जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी I नॉट इंटू R। और V नॉट जो है मेरे पास वो नेट वोल्टेज ही है। ठीक है, तो नेट वोल्टेज को मैं I नॉट इंटू Z से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। Z हियर represents the total impedance of circuit. Impedance is just like resistance only. ठीक है, अब मुझे ये बोला है कि आपके पास सर क्या है, I नॉट एक्सएल है, I नॉट R है, तो आपको निकालना है कि सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे, आप VL का V नॉट ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर Z स्क्वायर। तो Z की वैल्यू जाएगी I एक्सएल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर आप समझो इस बात को कि आपके पास कुल मिला के क्या हो रहा है, आपके पास कुल मिलाकर इस नए सर्किट का जिसके अंदर एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। आई बात समझ में? तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है करंट, तुम्हारे पास है वोल्टेज। तुमने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकाला, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और रेजिस्टर निकाला। तो अब तुम्हारे पास ये आ गया कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी I नॉट इंटू एक्सएल, और वोल्टेज अक्रॉस जो रेजिस्टर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी I नॉट इंटू आर। ठीक है, तो तुमने बोला कि सर नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V नॉट स्क्वायर है, तो मैंने बोला नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू नेट करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस। तो मैंने उसको नेट रेजिस्टेंस को Z से रिप्रेजेंट कर दिया और उस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। तो I नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर Z स्क्वायर, उससे Z की वैल्यू आ गई। आया समझ बच्चों? सर इसमें आर क्या है? R जो क्वेश्चन में गिवन रेजिस्टेंस होगा, क्वेश्चन के अंदर दो चीज तो गिवन है। हाँ हाँ, नेट रेजिस्टेंस है एक्सेल। हाँ वो कॉइल के लिए एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूंगा, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो मैंने एक रेजिस्टर लिया और एक कैपेसिटर लिया और दोनों को मैंने सीरीज में लगा दिया। इसमें भी अगर मेरे पास इसका वोल्टेज है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होगा वो कुछ अलग होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कुछ अलग होगा। और VR की वैल्यू V इक्वल टू IR होता ही है। मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे करंट आई है,
तो वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, आई नॉट इंटू साइन। अब क्या मैंने बोला कि सर ये जो करंट है अगर आप उसको मान के चलते हो, ठीक है, कि आपने अगर करंट को मान लिया कि करंट है आपके पास कितना, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो होता है फेज डिफरेंस कितना होता है हमारे पास, जीरो। तो रेजिस्टर और जो करंट है आई, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो वी जो हो जाएगा वी आर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की बात कर, तो कैपेसिटर के केस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, कैपेसिटर के अबाउट क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। कैपेसिटर के अबाउट अपन ने देखा था कि कैपेसिटर के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट से लैग करता है, लीड करता है, कितना लैग करेगा, ये तेरे पास में बैठे हैं जिनके घर वालों ने उनको देवास से इंदौर भेज दिया था, पहले फिटजी ज्वाइन करवाया, फिर एलएन ज्वाइन करवाया, पास में ही है। चलो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा वो अपने को पता है कि सर ये क्या करता है, लैग करता है, तो ये जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब अगर, हाँ पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री भाई, नेक्स्ट 90 डिग्री से ही करता है। अब अगर इसके अंदर अपन देखेंगे तो मेरे पास अगर ये आई है तो यही वी आर हो जाएगा और वीसी इधर नीचे हो जाएगा, तो मेरे पास जो नेट वोल्टेज होता है वी, उसकी वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे मुझे इससे मिल जाएगी। ये एंगल फाई लिख लेते हैं अपन, तो इससे मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी v की, वो अंडर द रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। अब ये वाली लेंथ वी आर है, ये वाली वी सी है, अगर मैं टेन फाई निकालूंगा तो टेन फाई हो जाएगा वी सी अपॉन वी आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि वीसी बड़ा है, वीआर बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा है। और वीसी और वीआर को देखोगे तो वीसी की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट इंटू एक्सी, वीआर जो हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा आई नॉट इंटू आर, इससे कैंसिल, तो वो एक्सी अपॉन आर पे भी डिपेंड कर जाएगा। और एक्सी की जो वैल्यू होती है वो अपने को पता है 1/ओमेगा सी होती है, तो टेन फाइव को अगर तुम देखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास 1/ओमेगा सी आर। इधर भी ऐसा ही होता है, इधर अगर तुम एंगल फाइव मान लेते तो इधर टेन फाइव की वैल्यू जो हो जाती वो वी एल अपॉन वी आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो टेन फाइव जो हो जाता वो एक्सएल अपॉन आर हो जाता, और एक्सएल ओमेगा एल होता है तो ओमेगा एल बाय आर। क्लियर है। अब हमारे पास आता है एलसी सर्किट।
इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक कॉइल लगी हुई है। सॉरी यार, एक कॉइल लगी है, एक इंडक्टर लगा है। सॉरी, एक कॉइल रखी है और एक कैपेसिटर लगा है। अब अपने पास इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VL। इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VC। अब अगर अपन बात कर रहे हैं कि हमारे पास, मैंने बोला ये, हाँ, ये अपने पास था V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये करंट आई ऐसा है, तो VC जो है वो लैग करता है और VL ऊपर लीड करता है। अब इस केस में मेरे पास क्या हो गया, इस केस में जो ज्यादा बड़ा होगा उसकी साइड रिजल्टेंट चल जाएगा। तो V जो होगा वो होगा मॉड ऑफ VL माइनस VC। मॉड इसके लिए क्योंकि V का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, और V ऊपर होगा कि नीचे होगा वो डिपेंड करेगा VL या VC के ऊपर। अब जैसे कि अगर मैंने बोला कि VL की वैल्यू बड़ी है VC से, तो हमारे पास जो V होगा वो इतना होगा। यहाँ पे अगर VL इतना था और VC इतना था, तो भी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो इतनी ही रहेगी। वो वैल्यू किसके बराबर है, VL माइनस, प्रैक्टिकल में इसका मतलब क्या होगा, प्रैक्टिकल में पंखे में लगा, इसकी टेंडेंसी चार्ज स्टोर करने की, ठीक है, कैपेसिटर की। हाँ, और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपने अंदर होने वाले फ्लो का अपोज करता है। मान ले थोड़ा सा हल्का सा करंट ऊपर नीचे हुआ, तो वो उसका अपोज कर देगा, वो पंखा सही चलने देगा। ठीक है, चलो भाई बोलो। दूसरी कहानी पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट बोलो कौन सा वाला आएगा अपने पास। अब इस केस में अगर तुम देखोगे तो अपने पास क्या आ रहा है, VL माइनस VC इज द नेट वोल्टेज। तो मेरे पास ऐसा आ गया ना, XL माइनस XC इंटू आई नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू Z। तो इसका जो इम्पीडेंस हो जाएगा वो तो कितना सिंपल सा हो गया, XL माइनस XC के बराबर हो गया। मॉड में जो बड़ा होगा आप उसको पहले ले लोगे। बोलो भाई, क्लियर है। करो ये क्वेश्चन। बोलते चलो यार, फटाफट से करो।
हुआ बच्चों? बेटा हो गया ना, कल पार्टी हो गई ना, वापिस तो आ जाओ उस मोड से, जवाब आप दो, पढ़ाई करने लग जाओ, अब हो गया कल, अब अगले बरस आंसर दो। चलो भाई, क्या करेंगे, अपने को बोला अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल्स टू 200 रूट टू साइन 100t volt is connected to 1 microfarad capacitor through an AC emitter। वो जो वैल्यू रीड करता है वो कौन सी वैल्यू रीड करता है? RMS वैल्यू। अपने से पूछा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर, तो अपने से पूछा है उन्होंने कि आपको रीडिंग ऑफ एमीटर बतानी है। अब आपने बोला कि सर E इक्वल्स टू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 100। अब हमें अगर क्या करना है, हमें एक्स सी निकालना है, तो वो होता है 1/ओमेगा सी। सो 1/100 इंटू 10⁻⁻6, तो वो हो जाएगा 10⁴। तो इससे आपके पास एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी 10⁴। अब आपको बोला है उसने कि आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा? ई आर एम एस अपॉन जेड या एक्स सी। तो हमारे पास ई आर एम एस कितना है? ई आर एम एस होता है ई नॉट बाय रूट 2, और एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। अब ई नॉट बाय रूट 2, ई नॉट की वैल्यू है 200 रूट 2 अपॉन में है रूट 2, और एक्स सी की वैल्यू आई थी 10⁴। सो फ्रॉम दिस यू विल बी गेटिंग 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। कितने लोगों का ये आंसर है? सर ये 100t sin 100t भैया एसी करंट को अपन इसी से तो रिप्रेजेंट करते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा के आगे और टी के आगे जो कोफिशिएंट होता है तो उसको अपन ओमेगा बोलते हैं, और यहाँ पे टी के आगे जो कोफिशिएंट है वो है 100। अच्छा तो ओमेगा की वैल्यू हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ मत करो, बातें कर लो बैठ के, दिख रहा है मेरे को यहाँ से। करो बेटा क्वेश्चन।
करो भाई क्वेश्चन फटाफट से। चलो भाई क्या करेंगे, पहले पार्ट के अंदर अपने को
क्या देके रखा है, आरसी सर्किट है, इम्पीडेंस निकालना है। तो तुम्हारे पास सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी है, 100, सी है 100/पाई, तो अपन एक्सी निकाल लेते हैं, वो होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2πf इंटू सी, तो हो जाएगा 1/2 पाई, एफ कितना है, एफ है 50 और सी है 100/पाई, और वो भी माइक्रो फैराड में, मतलब 10⁻⁻6, इससे कैंसिल हो गया। तो ये तो अपने पास 1 ही बच रहा है क्या, एक्सी की वैल्यू 1 बच रही है। एक्सी 100 बच रहा है, कहाँ गलती करी, अच्छा ये 4 हो गए ना, सॉरी, तो 100 बच जाएगा। अब पहले पार्ट के अंदर मुझे इम्पीडेंस निकालना है, तो वो हो जाएगा √r² प्लस एक्सी का स्क्वायर, सो हो जाएगा 100√2। दूसरा है पावर फैक्टर एंगल निकालना है, तो पावर फैक्टर एंगल ये वाला होता है मेरे पास, ये फाई, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल। कॉस फाई को आप बोलते हो पावर फैक्टर, और फाई जो होता है अपने को, वो उसको पावर फैक्टर एंगल बोलते हो। तो अब मेरे पास यहाँ पर अपन ने देखा ही था, ये कितना होता था, वीसी होता था, ये वीआर होता था। तो 10 फाई की वैल्यू जो आएगी वो VC/VR आएगी, या XC/IR आएगी। अब XC कितना है, 100, और R भी कितना है, 100, तो 1, तो फाई जो एंगल आ जाएगा वो π/4 आ जाएगा, 45 डिग्री। तीसरी चीज क्या, तीसरा मुझसे पूछा है पावर फैक्टर, तो मैंने तुम्हें भी बोला कि पावर फैक्टर होता कितना है, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, तो वो हो जाएगा cos π/4 1/√2। फिर नेक्स्ट है करंट, आई। अब करंट अगर अपने को निकालना है, तो करंट मतलब उसकी आरएमएस वैल्यू, तो करंट की आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपॉन जेड। और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपने को देखे ही 200 लिखी है उन्होंने आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो 200/100√2, तो वो √2 हो जाएगी। मैक्सिमम करंट पूछा है अपने से, तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, I0 जो होता है, अपने को पता है IRMS जो होता है वो होता है I0/√2, तो दिस विल बी √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2। सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या पूछा है मुझसे, वोल्टेज अक्रॉस आर, निकालो यार, निकाल सकते हो ना। वोल्टेज अक्रॉस आर अगर अपने को निकालना है, तो वो मेरे पास कितना होगा, I/R, क्या बोलते हो। ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है, तो वो हो जाएगा I/XC। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हो जाएगा, उसके लिए करंट मैक्सिमम लेना, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी, इसके लिए भी तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो बेटा करो बेटा इसको। फिर अपने पास अगला फॉर्मूला होता है पावर का, तो पावर इन केस ऑफ एसी, तो पावर का फॉर्मूला होता है, वैसे तो वोल्टेज इंटू करंट, तो वो होता है V0 इंटू I0 साइन, सॉरी, V0 इंटू I0 cos phi/2,
तो आप इसको वी नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव भी बोल सकते हो। तो कॉल का फॉर्मूला हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। बस ये चित्र बना लो और इसी के बेसिस पे बाकी के तो क्वेश्चन कर दो। अब लिख लो कॉस फाइव की वैल्यू अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है। कॉस फाइव कितना होता है फाइव, क्योंकि मेरे पास जो होता है वो 0 डिग्री होता है जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो। और फाइव की वैल्यू मेरे पास जो होती है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो फाइव मेरे पास कितना होता है 5/2 या 90 डिग्री। कब? जब भी हमारे पास क्या होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो या प्योरली कैपेसिटिव हो। क्लियर है बच्चों? आया क्या समझ में? करो। वाह, करो भाई करो, कॉपी में करो, सॉल्व करके दो। चलो, अपने को बोला है एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा is spread across a resistor R and a capacitor C in a series.
The current registered is I. If now the frequency of source is changed to omega by 3 but maintaining the same voltage, the current in the circuit is found to be half. Calculate the ratio of reactance to the resistance of at the original frequency omega. ऐसा होगा कि नहीं होगा हमारे पास? रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस निकालना है एक्सी अपॉन आर. आया क्या समझ में? अब उसमें अपने को ये बोला है कि आपके पास उसने आपको क्या बोला है? उसने बोला है कि आपने आर में कोई चेंज नहीं करा. नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, तो अपन इसको एक्सी को भी देखेंगे तो ये कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी. अब अगर अपन नया देखें तो उसने बोला है कि करंट इन द सर्किट इज हाफ, तो वो हो जाएगा वोल्टेज अपॉन जेड. तो वोल्टेज तो उतना ही था और ये जो जेड की वैल्यू है ये चेंज हुई होगी. तो क्यों चेंज हुई? क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी को ओमेगा बाय 3 कर दिया. तो ये हो जाएगा 9 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2. अब ये दोनों इक्वेशन से मेरे पास क्या हो जाएगा? 2v अपॉन 9 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी. क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो यार, कुछ भी तो नहीं करना. इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे पास. तुम्हारी वैल्यू का की निकालनी है, एक्सेल की निकालनी है ना. तो 1 अपॉन ओमेगा सी को एक्स सी मान लो. तो 2 अपॉन, हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ यार. कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? मुझे तो नहीं दिख रही कहीं पे लिखी हुई. स्क्वायर कर दिया है बस, तो ये 4 हो जाएगा. तो 4xc स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 9 xc का स्क्वायर. सो मेरे पास आ जाएगा 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 5 xc स्क्वायर. सो दिस विल गिव मी r अपॉन xc इक्वल्स टू 3 अपॉन 5. आया? देख तेरे पास z का फॉर्मूला है. z कितना हो जाएगा? मतलब i होता है v अपॉन z. तो z कितना हो जाएगा? अंडर द रूट के अंदर xc का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. अब तूने पहले i लिख लिया v अपॉन z और z की जगह पे 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, वो ओमेगा सी का होल स्क्वायर है यार, वो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर है. ठीक है, तो अब क्या करना है? i इक्वल्स टू i/2 हो जाएगा. और i/2 कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर देते हो. तो फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दी? ओमेगा की जगह पे ओमेगा बाय 3, तो वो i की जगह पे i/2 इक्वल्स टू v अपॉन, इसको z1 लिख लेते हैं, नया वाला इम्पीडेंस. तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. आई को इक्वेट करना है बस, और स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा. छापो इसको, छापो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको भाई. नेक्स्ट क्लास चालू करते हैं 5 से 10 मिनट में.